दोस्तों नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। और अब ये वर्ष है नौकरियों का। जी हाँ, अंबार आने वाली है, बाढ़ आने वाली है एक प्रकार से रोजगार की। आपको पता है चुनावी वर्ष है, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और अपने कमर की पेटी कस के बांध लीजिए। और अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो आप इसके लाभ से अछूते क्यों हैं, इसको जल्दी से डाउनलोड इंस्टॉल करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए किसी भी कोर्स का, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, या सबसे बेहतर है अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की ही तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन भी आपके पास है मौजूद। आप कोई भी इनमें से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी हो। जैसे यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी सब्सक्रिप्शन है, इसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष का ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा है कि इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फी बहुत ही कम है अगर आप UD10 मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो एक तो मैं आपकी सफलता तक आपके साथ रहूँगा ही। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज आएंगे अनअकैडमी प्लस पर और अनअकैडमी स्पेशल वो तो आपको मिलेंगे ही, प्लस पे जितने भी PDF आएंगे वो सब आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी और सारी चीज़ें विधिवत तरीके से, व्यापक तरीके से आपको तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं। फीस डिस्क्रिप्शन ये सब दिया हुआ है, आप जाकर लर्निंग ऐप पर भी सारी चीज़ें देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रेफरल कोड UD10 यूज करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र, जिसमें जो पहला टॉपिक है नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध, इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे और टॉपिक वाइज ही पूरा सिलेबस समाप्त करेंगे। सामान्य अध्ययन प्रथम और सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र अभी फिलहाल चलेगा, ठीक है। अभी का प्रोग्राम यही है हमारा। इसके बाद जब ये समाप्त हो जाएंगे तो सेकेंड और थर्ड, और साथ ही जैसे जैसे विषय समाप्त होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी टेस्ट भी, जो आंसर राइटिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जो लोग अभी इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है, वो जब भी जुड़ना चाहें तो जो प्रोसेस हमने बताया, जो प्रक्रिया बताई है उसको अपना करके मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको जोड़ दूंगा अपने इस प्रोग्राम से, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक वीडियो हमने इसके पहले बनाया था, उसको देख लीजिए। फिर लास्ट में नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर संबंध ये हम अभी कराने जा रहे हैं। हम बताते हैं कि आपको इस प्रश्न पत्र में आखिर जरूरत क्या है, इसकी क्यों रखा गया, पहले क्यों नहीं था, क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व वृत्ति का चैप्टर रखा गया है। और इसके पहले भी प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT को रखा गया। किस लिए, पहले यह सब क्यों नहीं था? तो दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एप्टीट्यूड होता क्या है। इसके लिए हम पश्चिमी देशों में जाते हैं। एप्टीट्यूड या अभियोग्यता जिसको बोलते हैं, अभियोग्यता पश्चिमी देशों में क्या होता है दोस्तों, यूरोपीय कंट्रीज खास करके, अगर हम उदाहरण ले डेनमार्क का उदाहरण ले लेते हैं तो वहां होता क्या है कि जब कोई सर्वेंट रखता है अपने यहाँ तो निविदा निकालता है, सर्वेंट की डिमांड करता है, ठीक है। तो उसमें क्या देखता है, वह तमाम तरह की योग्यताएं देखता है। हालांकि उसको कार्य घर के काम काज करवाने हैं, लेकिन फिर भी वरीयता में वह देखता है कि क्या यह व्यक्ति ड्राइविंग कर सकता है, क्या व्यक्ति घर का अन्य काम कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कर सकता, अगर कोई ऐसा काम पड़े कर सकता है, कुछ सजावट का काम कर सकता है, गार्डनिंग कर सकता है। तो तमाम तरह की चीजें वह देखता है, परखता है, पूछता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो जिनके पास ज्यादा योग्यता रहती है, ज्यादा कुशलता रहती है, उनको वह काम पे रखते हैं, उनको वरीयता देते हैं। जबकि उनको वह सब काम नहीं करवाना है, उसको केवल घर का काम काज करना है, उसको ड्राइविंग नहीं करवानी है, उसको घर की बिजली नहीं बनवानी है। लेकिन आवश्यकता पड़े तो, यदि आवश्यकता पड़ जाए तो क्या वह यह कार्य करने में सक्षम है, यह देखा जाता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार दोस्तों IAS ऑफिसर, एक कलेक्टर, जरूरी नहीं कि उसके पास रोज वह समस्याएं आए, लेकिन यदि कोई समस्या ऐसी आ जाए उसके पास तो क्या वह निर्णय लेने में सक्षम है, क्या वह घबरा तो नहीं जाएगा, क्या वह उचित निर्णय ले पाएगा,
क्या वह पक्षपात रहित निर्णय ले पाएगा, क्या उसका निर्णय जो होगा वो नीति शास्त्रीय मापदंडों पर खरा उतरेगा, यह सब देखा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अभियोग्यता, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड दोस्तों, अर्थात अभियोग्यता। ठीक है ना, अभियोग्यता अर्थात कार्य करने की क्षमता आपके अंदर, वह योग्यता या निर्णय लेने की योग्यता या क्षमता आपके अंदर है या नहीं, इसी का परीक्षण किया जाता है। अभियोग्यात्मक जब परीक्षा ली जाती है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, तो अर्थात आयोग यह कहता है, संस्था यह कहती है कि आपके अंदर कुछ तो हो, कुछ तो होना चाहिए आपके अंदर, इसीलिए इस प्रश्न पत्र को रखा गया। पहले नहीं था, पहले क्या होता था, कैसे भी पढ़कर रट करके लोग सिविल सर्वेंट बन जाते थे। ट्रेनिंग में जब जाते थे तो देखा जाता था कि कई लोग तो ट्रेनिंग करने की क्षमता भी नहीं रखते हैं, ट्रेनिंग भी कैसे जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं, कई तो फेल भी हो जाते हैं। तो वहां से शिकायत गई कि हमको ऐसे सिविल सर्वेंट मिल रहे हैं जिसके कारण कि प्रशासन जो है, जो ई गवर्नेंस या स्मार्ट गवर्नेंस है, उसका जो ख्वाब है भारत का, अधूरा रह जा रहा है। इंप्लीमेंटेशन योजनाओं का नहीं हो पा रहा है, तमाम तरह के गलत निर्णय लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की शिकायतें जब जाने लगी, ट्रेनिंग सेंटर्स पे कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहां से जो जवाब आया, तमाम विचार विमर्शों के बाद इन पेपर्स को परीक्षा प्रणाली में शामिल किया गया। तो इन संस्थाओं का यह मानना है कि आपके अंदर पहले से ही कुछ गुण मौजूद होने चाहिए जिसको वो विकासोन्मुख कर सकें, विकास की दिशा में लगा सकें। इसी को दोस्तों अभियोग्यता कहते हैं, अभियोग्यात्मक क्षमता कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये एप्टीट्यूड दोस्तों, ये अभियोग्यता दो प्रकार की होती है, जन्मजात और प्रशिक्षण अभ्यास द्वारा विकसित। अर्थात किसी के अंदर जन्म से ही कुछ योग्यताएं हो जाती हैं, तो कोई प्रशिक्षण या बार बार वही काम में लगा रहे तो भी अभ्यस्त हो जाता है, उस काम को बहुत अच्छे ढंग से, प्रोफेशनल ढंग से कर सकता है। जैसे कि जन्मजात की यदि बात करें तो कई आप बच्चों को देखते हैं कि बचपन में कई तमाम प्रकार के कार्यों में कुशल लगने लगते हैं बिना कुछ सीखे। जैसे कोई गेम में प्रवीण हो जाता है, लड़का छोटे में चेस बहुत अच्छा खेलता है तो आप कहते हो बड़ा होकर ये तो ग्रैंड मास्टर बनेगा। क्रिकेट अच्छा खेलता है, बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर बनेगा। गाना अच्छा गाता है तो बड़ा होकर बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनेगा। तो यह जन्मजात, जन्म से लेकर वह अर्थात वह जन्म से ही उसके अंदर ये योग्यताएं हैं। दूसरा जो है दोस्तों, प्रशिक्षण अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि कोई गायक हो तो उसको गाना नहीं आएगा, उसको गाना सिखाकर भी गवाया जा सकता है। जरूरी नहीं कोई हारमोनियम नहीं बजा सकता तो उसको हारमोनियम नहीं आएगा, उसको प्रशिक्षण देकर हारमोनियम बजाना या अन्य जो इंस्ट्रूमेंट है बजाना सिखाया जा सकता है प्रशिक्षण के द्वारा। इसी तरह ग्रामीण या कस्बों में आप देखते होंगे एक सामान्य सा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, इंजीनियरिंग की डिग्री उसके पास नहीं है, फिर भी वह इंजीनियरिंग का काम कर सकता है, इंजीनियर से भी अच्छा काम करता है, इलेक्ट्रीशियन बन जाता है। तो ये सब कैसे आती है उसके अंदर योग्यता? प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा। ठीक इसी तरह सीसेट का जो पेपर होता है, एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है, जिसमें लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, इंजीनियरिंग और मैथ के जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है उनको करना। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई ही शुरू से ऐसी हुई है। लॉजिकल जो उनका अप्रोच होता है वो डेवलप रहता है, इसलिए उनको यह पेपर करने में आसानी होती है। वहीं आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं अमूमन लॉजिकल जो अप्रोच है उनका डेवलप न होने के कारण इन पेपर्स में वो मात खा जाते हैं, कम सही होते हैं। तो उनको वो क्या करते हैं, पढ़ाई जहां पर इंजीनियरिंग और साइंस वाले बिल्कुल मेहनत न करके भी अच्छे नंबर पा जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, आर्ट्स के स्टूडेंट क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, और इनके लेवल तक पहुंचने के लिए अभ्यास करते हैं, और वो भी एप्टीट्यूड कर सकते हैं, वो भी सीसेट के पेपर में अच्छा कर लेते हैं।
तो एक प्रकार से एप्टीट्यूड को विकसित भी किया जा सकता है और वह जन्मजात भी या पहले से ही डेवलप हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो एप्टीट्यूड होता है जब आपके अंदर मौजूद होता है, उसी को विकास की धारा में लगाना होता है, उसी को विकास की धारा में लगाना होता है और सही लक्ष्य तक पहुंचाना होता है विकास के मार्ग पर। तो सबसे जो जरूरी चीज चाहिए होती है सिविल सर्वेंट के अंतर्गत, सिविल सर्वेंट के अंदर, तो वो निर्णय लेने की क्षमता, कठिन से कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता। यह निर्णय कैसा होना चाहिए? एक सिविल सेवक के सामने तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे एक समस्या दे दी गई कि जिले में मुहर्रम और दिवाली के समय जुलूस निकलने वाला है और आशंका जताई जा रही है कि दो पक्षों में तनाव हो सकता है जिसके कारण दंगे हो सकते हैं। ऐसे में एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ कलेक्टर, आप क्या निर्णय लेंगे? ठीक है। इससे भी आगे की बात, दोनों पक्ष आपके पास पहुंच जाते हैं। एक पक्ष कहता है हमें दिवाली का जुलूस निकालना है, वहीं दूसरी पक्ष अड़ा हुआ है कि हमको मुहर्रम का जुलूस निकालना है। ऐसे में आप क्या निर्णय लेंगे? तो ऐसे में आप जो निर्णय लेंगे वह उचित निर्णय होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए और पक्षपात रहित होना चाहिए। उसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। तभी आप सिविल सेवक के मापदंडों पे खड़ा उतरते हैं। अब आप सिविल सेवक के मापदंडों पे खड़ा उतरेंगे, आपका निर्णय सही है या गलत है, ये कहां से निर्धारित होगा? नीति शास्त्र से, एथिक्स से। जब आपको नीति शास्त्र का अच्छा ज्ञान होगा, तो नीति शास्त्र एक मापदंड होता है दोस्तों। यह एक मापदंड होता है जो सही या गलत आप क्या निर्णय ले रहे हैं यह बताता है। आपका निर्णय सही है अथवा गलत है, यह नीति शास्त्र ही डिसाइड करता है। नीति शास्त्र के मापदंड पर खरा उतरता है तो वह सही है, अगर नहीं उतरता है तो वह गलत है। ठीक है। तो दोस्तों, यह जो सब्जेक्ट है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति, यह न सिर्फ आपकी परीक्षा से अपितु आपके कार्यक्षेत्र से भी संबंधित है। इसीलिए परीक्षा के पहले, अर्थात आने के पहले, भर्ती होने के पहले आपका विभिन्न लेवलों पे, विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि सीसैट के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में, फिर नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व वृत्ति के पेपर के माध्यम से मुख्य परीक्षा में, और इसके बाद इंटरव्यू में भी चेक किया जाता है कि आपके अंदर दूरदर्शिता है या नहीं, आपके अंदर अभिक्षमता है कि नहीं, परिस्थितियों का सामना, आप परिस्थितियों के सामने आप घबरा तो नहीं जाते हैं, अर्थात इंटरव्यू में बैठकर आप घबरा तो नहीं जाते हैं। ये तमाम तरह की चीजें आपकी चेक की जाती हैं। इसके बाद 18 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है लगभग आपको, जिसमें विभिन्न समस्याओं से, विभिन्न क्षेत्रों से आपको रूबरू परिचित कराया जाता है और वहां पे भी ट्रेन किया जाता है। तो ये जो आपकी योग्यताएं होती हैं, एप्टीट्यूड होता है, जो आपका प्रशिक्षण, जो आपका परीक्षा लिया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि आपके अंदर कुछ ये चीजें मौजूद हैं, इन्हीं कुछ चीजों को बड़ी चीजों में तब्दील किया जाता है। ठीक है ना। कुछ मात्रा में जो मौजूद रहता है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, वृत्ति, इसी को ज्यादा किया जाता है, इसी को बड़ा किया जाता है। ठीक है ना, ताकि आप एक पूर्ण समाज सेवक, सिविल सेवक बन पाए, उसके मापदंडों पे खड़ा उतर पाए। तो आज से हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। दोस्तों, नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतः संबंध अर्थात मानव का नीति शास्त्र से क्या संबंध है। जैसा कि हमने कहा कि मनुष्य का निर्णय कैसे निर्धारित हो कि वह सही है अथवा गलत है, तो यह नीति शास्त्र डिसाइड करेगा। नीति शास्त्र ही मापदंड होगा कि नीति शास्त्र के मापदंडों पे खरा उतर रहा है वह निर्णय या कार्य अथवा नहीं। यदि खरा उतर रहा है तो वह उचित है अर्थात सही है, यदि खरा नहीं उतर रहा है तो वह अनुचित है या गलत कार्य है। लेकिन प्रत्येक समाज ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो बातें, जो कार्य, जो निर्णय एक समाज के लिए नीतिगत हो वह दूसरे समाज के लिए भी नीतिगत हो। तमाम तरह की ऐसी प्रथाएं, जैसे
कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है कि वहां पर पहुंचने पर, जैसे एक लेप्चा जनजाति है, उनके यहाँ परंपरा है कि उनके यहाँ कोई अगर रिश्तेदार आता है या मेहमान आता है तो उसके ऊपर वो थूकते हैं, हैट उतार कर थूकने की परंपरा है। तो यदि आप सोचिए आपके समाज में यदि ऐसा हो, आप किसी के घर जाओ ऐसा कोई करे तो क्या करेंगे आप? जूतम पैजार करेंगे, मार झगड़ा होने लगेगी। तो यहां पर वो नीतिगत नहीं है, इसलिए तो यह समाज सापेक्ष होती है, नीति शास्त्र समाज सापेक्ष होती है। लेकिन यहां पे नीति शास्त्र का अध्ययन हम सिर्फ उस प्रसंग में करते हैं जो सभी समाजों के लिए सामान्य रूप से या समान रूप से लागू होती हो। ठीक है ना? देखिए, अब मनुष्य के कार्य या निर्णय जो होते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह के कार्य इस संसार में मनुष्य करता है या निर्णय करता है। एक तो असामान्य कार्य या एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। एबनॉर्मल कार्य ये कौन करता है? बच्चे, पागल, ठीक है, मानसिक रोग से पीड़ित ऐसे लोग जो हैं, जो कार्य करते हैं दोस्तों, वह मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता, वो असामान्य कार्य होता है। तो इसका हम नीति शास्त्र में चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है ना? इसका हम नीति शास्त्र में चर्चा नहीं करते हैं। इसी तरह कुछ कार्य अनैच्छिक होते हैं, जो अनायास ही हो जाते हैं, उनको किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या उनको करने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो अनैच्छिक कार्य होते हैं दोस्तों, जो सोच समझ के नहीं किए जाते हैं। तो इनका भी हम एथिक्स में चर्चा नहीं करते हैं। जो कार्य सोच समझ के किए जाते हैं, अपनी इच्छा से किए जाते हैं, कुछ उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, वो ऐच्छिक कार्य होते हैं। और इन ऐच्छिक कार्यों की ही हम चर्चा नीति शास्त्र में करते हैं। इसी का संबंध, अर्थात जो नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध है, उसका दरअसल संबंध मानव की ऐच्छिक क्रियाओं से, ऐच्छिक निर्णयों से ही है। ठीक है ना? तो ऐच्छिक निर्णय, ऐच्छिक जो निर्णय या ऐच्छिक कार्य होते हैं दोस्तों, वह 2 तरह के हो सकते हैं, या तो उचित होंगे या तो अनुचित होंगे, या तो उचित होंगे या तो अनुचित होंगे, अर्थात या तो वह सही होंगे या फिर वो गलत होंगे। इसका निर्धारण कैसे होता है? नीति शास्त्र के द्वारा। किसके द्वारा? नीति शास्त्र के द्वारा उसका निर्धारण होता है। यही नीति शास्त्र का सार है दोस्तों। सही या गलत का डिसीजन देना, यही नीति शास्त्र का सार है। नीति शास्त्र जज है, न्यायाधीश है, जो बताता है कि आपका कार्य सही है अथवा आपका कार्य गलत है। वो सही करने की प्रेरणा आपको देता है, गलत न करने की आपको प्रेरणा देता है। ठीक है ना? जैसे एक आईएएस ऑफिसर को क्या करना चाहिए, एक प्रशासनिक अधिकारी को या आईपीएस को, या मतलब कोई प्रशासनिक अधिकारी, उसको क्या करना चाहिए, यह बताता है नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र कहता है, आईएएस ऑफिसर, आपको हमेशा कैसा कार्य करना चाहिए? उचित कार्य करना चाहिए। अनुचित या उचित में जब निर्णय लेना हो तो उचित कार्य, उचित निर्णय आपको लेना है। उद्देश्य क्या होना चाहिए निर्णय का? व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामाजिक हित या लोक हित या सार्वजनिक हित होना चाहिए। किंतु जब हितों में टकराव हो तो सामाजिक हित या सार्वजनिक हित को वरीयता देना, यही उचित कार्य होना चाहिए। और ऐसा जब नहीं होता है, अर्थात जब व्यक्तिगत हित को महत्व दे दिया जाता है, सार्वजनिक हित को की उपेक्षा कर दी जाती है एक ऑफिसर द्वारा, एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, तो वह क्या कहलाता है? ऐसा कर्म भ्रष्टाचार कहलाता है। नीति शास्त्र के मापदंडों पे खरा नहीं उतरता है, तो यह भ्रष्टाचार इसी को कहा जाता है। ठीक है ना? क्योंकि यह जब व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित के ऊपर ले आएंगे, तो इसका अर्थ है कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उचित निर्णय नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना? इसी की प्रैक्टिस की जाती है। यदि कोई उचित निर्णय लगातार ले, उचित कार्य हमेशा करता रहे,
तो वह नीति शास्त्री हो जाएगा, नीति शास्त्र के मापदंडों पे हमेशा खरा उतरेगा, हमेशा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छा कार्य करने की। और यदि वह अनुचित कार्य करता है, करता ही जाता है, अभ्यासरत हो जाता है, तो उसकी आदत पड़ जाएगी गलत निर्णय लेने की। ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो उचित निर्णय लेगा वह पुरस्कार का पात्र होगा, वह सच्चरित्र कहलाएगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी, प्रशासन में, सरकार में उसकी प्रतिष्ठा होगी। जो व्यक्ति अनुचित कार्य करेगा वह दंड का भोगी होगा, दंड का पात्र होगा, और ऐसे व्यक्ति को दुष्चरित्र व्यक्ति कहा जाएगा, समाज में उसकी भर्त्सना होगी। ठीक है। तो आप उचित कार्य कर रहे हैं या अनुचित कार्य कर रहे हैं दोस्तों, इस कार्य का निर्धारण एक और आसान तरीका है, उससे हो सकता है कि हम अपने कर्तव्य और कार्य में समानता लाएं। हमारा क्या कर्तव्य है और हमारा उसी अनुरूप यदि कार्य हो जाए तो बिल्कुल आप नीति शास्त्रीय जो मापदंड है उसमें खरा उतरेंगे। हमेशा हमेशा आप अच्छा कार्य करेंगे, उचित कार्य करेंगे और उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे। यदि नीति शास्त्र की बात की जाए तो सिर्फ कार्यपालिका के लिए ही नहीं अपितु सामान्य जन के लिए भी यदि सबसे बड़ा नीति शास्त्र है हमारे देश में, भारत में, तो वह है हमारा संविधान, जो कि हमें मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य भी प्रदान करता है कि आपके पास अधिकार तो हैं लेकिन आपका कर्तव्य भी होना चाहिए कि आप यह कार्य करें। मूल कर्तव्यों का आपको ज्ञान होगा। जो 11 मूल कर्तव्य दिए हैं वह इसीलिए दिए गए हैं कि आप सारे अधिकार प्राप्त करके अधिकारों के साथ साथ यह भी याद रख सकें कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है ना। इसी तरह सरकार और प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी वहां पर मापदंड तय कर दिए गए हैं कि भेदभाव रहित, अर्थात समानता का जो अधिकार दिया गया है लोगों को, उसका कहीं हनन न होने पाए। अर्थात प्रशासनिक अधिकारी को जो सामान्य जनमानस है उसके साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी भी आधार पर, नस्ल के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से एक और जो आजकल के समय की सबसे बड़ी बुराई देखी जा रही है कि सिविल सेवक कहीं न कहीं जो सरकार बनती है उसके ऊपर पक्षपात का आरोप लगता है कि वह उस सरकार के लिए कार्य कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेताओं की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक दल के जो अक्सर दिखाए जाते हैं पैर छू लेते हैं, उनके जूते जो है उनकी मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किस तरह से सिविल सेवक राजनेताओं के साथ कार्य करते हैं जब वो सरकार में आ जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अर्थात पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए, पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी को लगना नहीं चाहिए कि यह इस सरकार के लिए कार्य कर रहा है, अपितु जो उसके जो कर्तव्य हैं उसको सही ढंग से निभाना चाहिए। यही नीति शास्त्र है। तो दोस्तों बहुत ही आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने आरंभ किया है चौथे प्रश्न पत्र से। 1-2 दिन में पहला प्रश्न पत्र भी शुरू कर देंगे। इन दोनों पेपर्स को पहले समाप्त करेंगे। बहुत ही आनंद आएगा आपको। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा आज का हमारा जो क्लास है। ठीक है ना। इसी तरह मजेदार स्वरूप में जारी रखेंगे, आपके मन में एकदम बैठ जाएगा। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बिना पढ़े भी दे पाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ दोस्तों मैं उपलब्ध करा दूंगा ग्रुप में, जितने लोग ऐड हो गए हैं। बाकी जो भी मुख्य परीक्षा में ऐड, काफी लोग ऐसे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। कभी भी वो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। हमने 13 तारीख का डेडलाइन दिया था, सिर्फ इसलिए दिया था कि आज से वो क्लास कर पाए लगातार, नहीं तो थोड़ा सा बोझ हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कोई जुड़ना चाहे तो जो हमने
तरीका बताया है, डिटेल दिया है, उसको पूरा प्रक्रिया करने के बाद मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और संपूर्णता में तैयारी होगी, आपको ऑफलाइन क्लास से भी अच्छी ऑनलाइन क्लास लगेगी, किसी भी ऑफलाइन क्लास से अच्छी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दूसरा टॉपिक है मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व। ये चौथा पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल नीतिशास्त्र पर चर्चा की थी। नीतिशास्त्र क्या है, मानवीय संबंध क्या है नीतिशास्त्र के, मानव के कार्यों से निर्णयों से क्या संबंध है। अर्थात नीतिशास्त्र यह निर्धारित करता है कि मानव का कार्य या मानव द्वारा किया गया क्रियाकलाप सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। ठीक है, इसका निर्धारण कौन करता है, नीतिशास्त्र करता है। और कैसे कार्यों का निर्धारण करता है, सिर्फ वह कार्य जो ऐच्छिक हैं, जो किसी उद्देश्य के लिए अपनी इच्छा अनुसार किए गए हैं। बाकी कार्यों को नीतिशास्त्र से मुक्ति मिली हुई है। जैसे जो असामान्य कार्य होते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं, वो नीतिशास्त्र के दायरे में नहीं आते हैं। इसी तरह जो अनैच्छिक कार्य होते हैं, जो अनायास हो जाते हैं, उनको भी नीतिशास्त्र के मापदंडों पर नहीं मापा जाता है। जो कार्य इच्छा से किए जाते हैं, अर्थात अनजाने में नहीं किए जाते हैं, जानबूझकर किए जाते हैं, किसी उद्देश्य से या किसी मंशा से किए जाते हैं, उन्हीं को नीतिशास्त्र के अंतर्गत ले आया जाता है और कहा जाता है कि उक्त कार्य सही है अथवा गलत है। इन कार्यों पर दोस्तों परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य जो चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज परिवर्तनशील है, हर किसी के साथ अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय किए जाते हैं। हम क्या निर्णय करें, सही है करें या गलत करें, इसका पता हमको कब चलता है, जब हम नीति शास्त्रीय मापदंडों पर उसे तौलते हैं। तब हमको पता चलता है कि हमको क्या निर्णय लेना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, आज यह दूसरा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। नीति शास्त्र वह मापदंड है जिसके आधार पर मानवीय निर्णयों तथा कार्यों को सही या गलत बताया जाता है। इसका उद्देश्य सुखी व समृद्ध मानव जीवन की प्राप्ति करना तथा व्यक्तिगत व सामाजिक हितों में समन्वय स्थापित करना होता है। अर्थात जैसे कि हालांकि कल हमने चर्चा की थी, एक आईएएस ऑफिसर है, तो उसको व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामाजिक हितों को भी देखना चाहिए। यदि दोनों में आपस में टकराव हो, जहां पर व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित आपस में टकराएं, वहां पे समाज के हित को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अपने हित को सर्वोपरि न करते हुए समाज के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है वास्तविकता में, लोग जो आईएएस ऑफिसर होते हैं या अन्य अधिकारी भी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हित को सर्वोपरि रखते हैं, समाज के हित को नगण्य मानते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, जिसके कारण ही कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। वहीं सार तत्व क्या होता है, सार तत्व से आशय क्या होता है, किसी भी वस्तु या विषय में से यह एक ऐसा गुण होता है या कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यदि उनको निकाल दिया जाए तो उस तत्व का या उस विषय का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, या यूं कहें वो समाप्त हो जाता है। जैसे गुड़ से यदि मिठास खत्म कर दी जाए तो गुड़ का कोई औचित्य, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक उसी तरह सार तत्व, अर्थात गुड़ का सार तत्व क्या है, मिठास है, ठीक है ना। तो सार तत्व से आशय क्या होता है, किसी वस्तु या विषय के ऐसे गुण या तत्व से जो उस वस्तु या विषय में सदैव विद्यमान रहता है। यदि वस्तु या विषय से उस सार तत्व को अलग कर दिया जाए तो वस्तु या विषय का अस्तित्व नहीं रह जाता है, वह विषय या वस्तु वहीं से समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे शरीर का सार तत्व क्या है दोस्तों, आत्मा है। हम जहां भी जाएंगे, जैसे भी रहेंगे, आत्मा मौजूद रहेगी। जिस दिन आत्मा खत्म कर दो, आत्मा निकाल दो, तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक उसी तरह वही सार तत्व है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार नीति शास्त्र के सार तत्व वे अनिवार्य गुण या तत्व होते हैं जो किसी कार्य को उचित तथा अनुचित ठहराने के लिए आवश्यक होते हैं। नीति शास्त्र क्या कार्य करता है दोस्तों? नीति शास्त्र जैसा कि आपने बताया मैंने कि मापदंड है, ये इनके कुछ मानक होते हैं, उसी पर वह जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उन मानकों को तौलते हैं कि ये सही है अथवा गलत है। तो वो मानक ही इसके सार तत्व हैं, वो गुण वो तत्व ही नीति शास्त्र के सार तत्व हैं। उन्हीं के द्वारा मानवीय क्रियाकलापों को उचित या अनुचित ठहराया जाता है। उसके लिए आवश्यक होते हैं, ये अनिवार्य होते हैं। यदि ये हटा दिए जाएं या इनके अभाव में सही गलत का निर्णय करना असंभव हो जाएगा। इस तरह नीति शास्त्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये सार तत्व आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। दो भागों में हम पढ़ सकते हैं या दो पक्ष इनके हम रख सकते हैं, आवश्यक तत्व और दूसरा रचनात्मक तत्व। तो आवश्यक तत्वों में दोस्तों कौन कौन आते हैं? विवेकपूर्ण निर्णय लेना या विवेक, और दूसरा पक्ष क्या है इसका आवश्यक तत्व का? निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना, जिसकी आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए? क्षमता, जाने अनजाने में किए गए कार्य और विकल्प। तो विवेकपूर्ण निर्णय की बात करें, देखिए दोस्तों, मनुष्य जानवरों से अलग क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण यदि कुछ है तो वह है मनुष्य को मिली हुई बुद्धि कौशल, विवेक। क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य अपने आप को पशुओं से अलग रखने में सक्षम हुआ है, इतना ज्यादा विकसित, अपने अनुसार प्रकृति को ढालने में सक्षम बना है। तो इसी विवेक के कारण, यह विवेक ही वह तत्व है जिसके आधार पर मनुष्य कोई निर्णय लेता है कि यह करने से यह कार्य उचित है अथवा अनुचित है। इसी तरह विवेक के आधार पर ही हम किसी के कार्य को उचित या अनुचित ठहराते हैं कि फला व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है या गलत कार्य कर रहा है। तो विवेक एक अनिवार्य तत्व है, अर्थात सार तत्व है। इसके अलावा निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता, मतलब अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेना, अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करना या न करना ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता, या इसको संकल्प की स्वतंत्रता भी कहते हैं। जब तक यह व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा तब तक हम उसके निर्णय का या कार्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते कि वह सही है या गलत है। यदि कोई किसी कार्य को मजबूरी वश कर रहा है या उससे वो जबरदस्ती कराया जा रहा है, तब हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं आसानी से कि वह कार्य सही है अथवा गलत है, उचित है अथवा अनुचित है। तो आवश्यक दशाएं हैं निर्णय लेने की स्वतंत्रता के बावजूद। इसकी कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि फला व्यक्ति ने जो कार्य किया है, जो निर्णय लिया है, वह सही है अथवा गलत। जिसमें पहला है क्षमता। क्या है? क्षमता। जब हम किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करें दोस्तों, तो हमको यह पता होना चाहिए क्या इसमें इस कार्य को करने की क्षमता है या थी अथवा नहीं। जैसे नदी में कोई डूब रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो, तो आपके अंदर जब क्षमता रहेगी उसको बचाने की, अर्थात तैरने की जब क्षमता रहेगी, तो ही आप उसको बचा सकते हो, अन्यथा नहीं बचा सकते हो। तो यहां पर यदि आपके अंदर क्षमता है उसको बचाने की, नहीं बचा रहे हो, तो आपका कार्य गलत कहा जाएगा, अनुचित कहा जाएगा। लेकिन यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है उसको बचाने की, आप तैर नहीं सकते हो, तो आपकी जान जोखिम पड़ जाएगी। ऐसे में यदि आप उसको नहीं बचा पाते हो तो आपके कार्य को गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो क्षमता एक निर्णय लेने की स्वतंत्रता की जो है आवश्यक दशा है कि आपके अंदर क्षमता है अथवा नहीं है। उसके बाद जाने अनजाने में किया गया कार्य, अर्थात कोई काम यदि जानबूझकर किया जाता है तब हम उसको उस पैमाने पे ढाल सकते हैं कि ये उचित है अथवा अनुचित है। लेकिन अनजाने में यदि कोई कार्य हो जाए तो हम
उसको नैतिक मानदंडों पर अर्थात नीति शास्त्र के दायरे में नहीं लाते हैं। जो कार्य जो है बिना जाने अनजाने में किए जाते हैं वो नीति शास्त्र के दायरे में नहीं आते हैं, उनको उचित या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे आप नहीं जानते आपके पीछे कोई खड़ा है और आप उसको हाथ मार देते हो, तो ये आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, तो आपके इस कार्य को नैतिक तरीके से गलत नहीं ठहराया जा सकता है। सीधी सी बात यही है। तो जाने अनजाने में किए गए कार्य, ये भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता की एक आवश्यक दशा है। तीसरा है विकल्प। तीसरा क्या है दोस्तों? विकल्प। जब कोई कार्य किया जाता है व्यक्ति द्वारा, अगर वह गलत हो जाता है तो यहां पे यह देखना आवश्यक होता है दोस्तों कि जो ये निर्णय लेता है स्वतंत्र रूप से, वह क्या उसका अंतिम विकल्प था, क्या वह उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था उसके पास। जैसे कि एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी बाजीगर, उसमें उसकी बहन और मां बहुत बुरी तरह बीमार हो जाते हैं, तो वह बच्चा क्या करता है, दुकान पे जाकर के दवा, चूंकि उसके खरीदने की क्षमता नहीं रहती है, खरीद नहीं सकता है, तो दुकान से वह चोरी कर लेता है। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, कोई अन्य विकल्प नहीं था उसके पास, तो उसने उस दवा को चोरी कर लिया। तो क्या आपके मन में यह भाव आया कि यह गलत कर रहा है? नहीं, बल्कि आपके मन में संवेदना उसके प्रति जागृत हुई। ठीक है ना? आपको लगा कि नहीं, यह गलत कार्य नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। तो इस तरह नीति शास्त्रीय मापदंडों पर यह गलत नहीं कहा जा सकता है। यदि उसके पास विकल्प होता, अर्थात पैसे होते, इसके बावजूद वह चोरी करता, तब हम उसके कार्य को जो है गलत कह सकते थे। इसी तरह किसी गांव में यदि अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, अन्न का एक दाना ना हो, तो यदि गोदाम से कोई व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, अपने परिवार को बचाने के लिए अन्न अनाज चोरी कर लेता है और कोई उसके पास अन्य विकल्प नहीं रहता है, तो वह भी नैतिक दृष्टिकोण पर गलत नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाना चाहिए और या तो थोड़ा बहुत दंड देकर छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये थे आवश्यक तत्व, जो सार तत्व के आवश्यक पक्ष हैं, उनके बारे में देखा। और दूसरा है रचनात्मक तत्व। ठीक है ना? रचनात्मक तत्व क्या है दोस्तों? जो नीति शास्त्र के रचनात्मक पक्ष होते हैं, उनको नीति के शाब्दिक अर्थ में देखा जा सकता है। अर्थात जो नीति है वही, जो रचनात्मक तत्व है वह नीति है। कुल मिला के ये समझिए। और नीति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ले जाना। ठीक है ना? नीति का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है नीति का? कैरी फॉरवर्ड, ले जाना। इस ले जाना के चार पक्ष होते हैं। क्या क्या पक्ष होते हैं? किसको ले जाना, कहां ले जाना, क्यों ले जाना और कैसे ले जाना। यदि किसको ले जाना पूछा जाए तो किसको ले जाना दोस्तों? जो हम जो मानवीय क्रियाकलाप है उनमें किन क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं? सिर्फ ऐच्छिक क्रियाकलापों का, जो कि मनुष्य द्वारा सोच समझ करके किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो किसको ले जाना? मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाकलापों को ले जाना। दूसरा प्रश्न है कहां ले जाना। तो कहां ले जाना दोस्तों? नैतिक पथ पर, कर्तव्य के पथ पर, जिस तरफ नैतिकता हो वहां पर ले जाना। क्यों ले जाना, या सीधे कहें तो उचित कार्यों की ओर ले जाना। क्यों ले जाना अगर प्रश्न पूछा जाए तो ताकि मनुष्य सुखी जीवन यापन कर सके, व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित कर सके। कैसे ले जाना प्रश्न पूछा जाए तो उचित और अनुचित के मध्य विभेद बता करके कि यह कार्य उचित है, यह कार्य अनुचित है, इसके माध्यम से हम उसको नैतिकता की तरफ ले जाएंगे, कर्तव्य के पथ की ओर ले जाएंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? सुख
सुखद मानव जीवन प्राप्त होगा और व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित होगा, अर्थात अपने साथ साथ समाज का हित भी हो सकेगा। तो ये था दोस्तों दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है जो आपका, वह है मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के निर्धारक, अर्थात मानवीय क्रियाकलाप में नैतिकता का निर्धारण कौन कौन से तत्व या कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से गुण नैतिकता का निर्धारण करते हैं मानवीय क्रियाकलापों में, वो हमको देखना है। देखिए, मानवीय क्रियाकलाप जैसा कि हमने बताया, असामान्य क्रियाकलाप होते हैं, अनैच्छिक क्रियाकलाप होता है और ऐच्छिक क्रियाकलाप होता है। तो हम केवल नीति शास्त्र के अंतर्गत, या नीति शास्त्र केवल ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को तौलता है पैमाने पर कि यह सही है अथवा गलत है। यह असामान्य या अनजाने में किए गए कार्यों का निर्णय नहीं करता है। तो ऐच्छिक कार्य जो है मनुष्य के, वह सही है या उचित है, गलत है या अनुचित है, इसका निर्धारण कौन करता है? नैतिकता के निर्धारक उन्हीं को कहा जाता है। तो नैतिकता के जो निर्धारक हैं वो क्या करते हैं? मनुष्य द्वारा जो ऐच्छिक कार्य किए जा रहे हैं उनको सही या गलत, उचित या अनुचित ठहराते हैं। ठीक है। तो मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के निर्धारक से तात्पर्य उन मानकों से है जिसके आधार पर मानव के ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात किया गया कार्य सही है या गलत है, इसका निर्धारण किया जाता है। यही निर्धारक ही मनुष्य को यह बताते हैं कि उसे किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, जिससे मनुष्य एक उत्तरदायी बनता है, अर्थात वह सही या गलत करने के पहले अपनी उत्तरदायित्व को समझता है कि यह किया गया कार्य सही होगा अथवा गलत होगा, इसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में सोचता है, जिससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना आती है। ये निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। देखिए, नियम कानून निर्धारण करते हैं। अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा भी हमको बताती है कि यह कार्य सही है या करना या गलत है। इसके अलावा परिणाम का डर, परिणाम जो होता है वो भी हमको बताता है कि यह कार्य सही होगा अथवा गलत हो। परिस्थितियां बताती हैं कि यह कार्य करना सही होगा या गलत होगा। भावना व उद्देश्य, इससे भी सही या गलत का निर्णय होता है। इसके अलावा साधन और साध विवाद से भी हम सही गलत का निर्णय लेते हैं कि साधन कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए या अनुचित होना चाहिए, और साध्य कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए या अनुचित होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हैं, अब इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले नियम कानून को देखते हैं। नियम व कानून दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। कुछ राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है किसी राज्य द्वारा समाज में। दूसरा है समाज के कुछ अपने रीति रिवाज, नियम कानून होते हैं जो व्यक्ति जिसका पालन करता है समाज में रहने के लिए, सामाजिकता को बचाने के लिए। तीसरा है धर्म। धर्म में मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, जन्नत की प्राप्ति, जहन्नुम में जाने का डर, ये सब चीजें जो हैं नैतिकता का निर्धारण करती हैं। लोग नैतिक व्यवहार करते हैं इन सब चीजों के डर से, और इनसे जो प्राप्त होने वाला पुरस्कार सम्मान होता है उसके लोभ में वो क्या करते हैं? नैतिकता अर्थात नैतिक उन्मुख कार्य करते हैं, उचित कार्य करते हैं, सही कार्य करते हैं। तो सबसे पहले राज्य कानून नैतिकता के निर्धारक कैसे हैं वो देखते हैं। जो कार्य राज्य के कानून के अनुसार होते हैं वे सही होते हैं। वही जिन कार्यों को करने से इनका उल्लंघन हो, कानूनों का उल्लंघन हो, वो गलत होते हैं। राज्य की दृष्टि में राज्य ने कानून बना दिया शराब पीना अवैध है या शराब बेचना अवैध है, तो शराब बेचने वाला गलत कार्य कर रहा है। यदि राज्य कानून बना दे कि शराब बेचना अवैध नहीं है, तो राज्य के अनुसार वह गलत नहीं कहा जा सकता है, कानून के अनुसार वह गलत नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह 3 तलाक अभी तक हमारे राज्य के कानून के द्वारा अवैध नहीं था, इसलिए वह चल रहा था, वह अनुचित नहीं था राज्य की दृष्टि से। लेकिन
अब वह कानून बना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और राज्य द्वारा अब इसको एक प्रकार से अनुचित ठहराया जा चुका है। तो वही चीज है कि राज्य कानून नैतिकता के निर्धारक कैसे हैं। अतः राज्य द्वारा शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता व अखंडता अक्षुण्ण रखने हेतु, बनाए रखने हेतु, देश में सुख समृद्धि हो इसके लिए, देश का चौमुखी विकास हो बिना रुके, बिना किसी आपसी टकराव के, व राष्ट्र की मजबूती के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसी अनुसार कार्य होने चाहिए, तभी वह राज्य कानून के अनुसार नैतिक हैं, अथवा अगर नहीं होते हैं तो वह अनुचित या अनैतिक हैं। राज्य सही कार्यों को प्रशंसा व पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहन देता है। देखिए कैसे वह निर्धारण कर रहा है। राज्य सही कार्यों को प्रशंसा व पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहन देता है, तो वहीं गलत कार्यों को दंड के माध्यम से हतोत्साहित करता है। तो इस प्रकार राज्य कानून जो है, राज्य के द्वारा निर्मित कानून नैतिकता के निर्धारक हैं। तो क्या राज्य के कानून सदैव नैतिकता के एकमात्र निर्धारक हो सकते हैं? तो इसके जवाब में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखिए। महात्मा गांधी ने राज्य द्वारा बनाए कानूनों को मनुष्य के नैतिक विकास में बाधा माना है। देखिए हम निर्धारक पढ़ रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी तो इसको बाधा ही बोल दिए। तो नैतिक विकास में बाधा माना है। उनके अनुसार कानूनों में निर्धारित सजा के भय से व्यक्ति मजबूरी में बुरे कार्यों से अलग रहता है। जैसे हमको डर रहता है कि चोरी करने से हमको सजा हो जाएगी, किसी का कत्ल करने से सजा हो जाएगी। पहले क्या होता था, राजा रजवाड़ों के समय सजा नहीं निर्धारित होती थी, कोई किसी को भी तलवार भोंक देता था, मार देता था, ठीक है ना। तो ऐसा कोई डर नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डर द्वारा कानून का भय होता है कि सजाए मौत हो सकती है, फांसी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। तो जिसके कारण व्यक्ति जो है डर जाता है और मजबूरी में बुरे कार्यों से अपने आप को अलग रखता है, जबकि यह उसकी, गांधी जी के अनुसार, जबकि यह उसकी अपनी इच्छा से होना चाहिए। अर्थात उसमें नैतिकता का इतना विकास हो जाए, चारित्रिक इतना विकास होना चाहिए कि अपनी उसकी इच्छा ही न करे गलत काम करने की। जबकि यहाँ पे राज्य कानून क्या करते हैं, उसको मजबूरी में, अर्थात करना पड़ेगा ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह मनुष्य का वास्तविक चारित्रिक विकास नहीं हो पाता है। अतः गांधी जी के अनुसार राज्यों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्ति का नैतिक व चारित्रिक विकास हो सके, और ऐसा यदि हो गया तो राज्य की तो आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा, समाज परिवर्तनशील है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं समाज परिवर्तनशील है, सदैव समाज में परिवर्तन होता रहता है, परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। अतः समय के साथ साथ कुछ कानून अप्रासंगिक व पुराने हो जाते हैं। इन कानूनों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। कई कानून, देखिए कई कानून निरस्त हुए हैं, बदले गए हैं। जैसे पहले बाल विवाह होता था, लेकिन समय के साथ लोग जागरूक हुए, बाद में बाल विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसी तरह राज्यों द्वारा भी कई ऐसे कानून बनाए गए थे जो समय के साथ अप्रासंगिक हो गए थे, जिनका कोई आज के समय में उपयोग नहीं था, उचित नहीं ठहराए जा सकते थे। तो उनको भी विधि आयोग आदि के परामर्श के बाद सरकार द्वारा हटाया जा चुका है। जैसे कि आत्महत्या भी पहले अपराध राज्य द्वारा घोषित कर दी गई थी, लेकिन बढ़ते हुए तनाव, जितना ज़्यादा परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, आज आत्महत्या को अपराध के दायरे से भी बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि एक तो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में होता है कि वो आत्महत्या करनी पड़ती है, ऊपर से उसके लिए सजा भी निर्धारित कर दी गई है, तो इसलिए यह अप्रासंगिक है। तो इस तरह के पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। हाल ही में ऐसे कई कानूनों को समाप्त भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न देश अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं उनकी, उसी अनुसार उसके कानून भी भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे में वहां भी नैतिकता के निर्धारण में कठिनाई होती है। जैसे कहीं कहीं पर छोटी छोटी बातों, भ्रष्टाचार की सजा क्या है, फांसी की सजा है, जबकि भारत जैसे देशों में भ्रष्टाचारी
दिन दहाड़े घूम रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है कानूनी विविधता के कारण ही। तो इसलिए कानून के द्वारा नैतिकता का निर्धारण करने में यहाँ पर कठिनाई, यदि इस पक्ष को देखा जाए तो भी कठिनाई होती है। तो इस तरह राज्य कानूनों को या राज्य के द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उनको हमेशा नैतिकता का एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं माना जा सकता है। ठीक है ना। अब समाज के नियम नैतिकता के निर्धारक कैसे हैं? जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं, रीति रिवाज हैं, वो भी नैतिकता का निर्धारण करते हैं। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह जिस समाज में रहता है सामाजिक नियमों के अनुसार चलता है, उस पर चलकर ही वह सम्मान व प्रशंसा पाता है। जैसे बड़ों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों का सम्मान करना, तो इन नियमों के अनुसार चलकर सम्मान व प्रशंसा पाता है। वही सामाजिक नियमों के यदि विरुद्ध जाता है तो निंदा तथा सामाजिक बहिष्कार का पात्र बनता है। अक्सर आप सोचते हैं कि आप ऐसा कुछ कार्य करें कि आपकी समाज में आपकी प्रशंसा हो, है ना। लोग अधिकारी बनते हैं कार्य करने के लिए कम, लेकिन समाज को दिखाने के लिए अधिक, इसीलिए बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर चले आते हैं। तो पद व प्रतिष्ठा का लालच क्यों होता है? समाज को दिखाने के लिए, समाज में गौरव प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो वह हमको क्या करता है? प्रोत्साहित करता है कि हम सही कार्य करें, समाज के जो समाज द्वारा निर्धारित नियम हैं, कानून हैं, उनके अनुसार चलें, ठीक है ना। असामाजिक न बने, कहते हैं ना अक्सर असामाजिक तत्व, क्योंकि वह समाज द्वारा जो निर्धारित नियम हैं, रीतियां हैं, उनके विरुद्ध चले जाते हैं। अतः सामाजिक नियम मानव को उचित कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, वह अनुचित कार्य करने हेतु हतोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक नियम नैतिकता के निर्धारक होते हैं। लेकिन यह भी, जिस तरह राज्य के कानून हमेशा निर्धारक नहीं हो सकते हैं या सभी कानून जो है नैतिकता का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इसी तरह समाज के सभी नियम, सभी रीति रिवाज नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकते हैं, निर्धारण नहीं कर सकते हैं। भिन्न भिन्न, क्योंकि भिन्न भिन्न समाजों के भिन्न भिन्न नियम होते हैं, रीतियां होती हैं अलग अलग, ऐसे में नैतिकता का निर्धारण कठिन हो जाता है। कई समाजों में दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे लेप्चा जनजाति है, आपको मैंने एक पहले वाले वीडियो में बताया, लेप्चा जनजाति में क्या है कि वहां कोई यदि रिश्तेदार पहुंचता है उनके घर में तो हैट उतारकर उनके ऊपर थूकने का रिवाज है। यदि यह नहीं किया जाता है तो उसको गलत ठहराया जाता है। लेकिन इस समाज में जो जहां हम रह रहे हैं, यहां पर ऐसा कोई यदि कर दे तो उसको गलत ठहराया जाएगा, उसको अनादर के रूप में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो वही समाज, तो इस तरह नैतिकता का निर्धारण कठिन हो जाता है। आप यदि लेप्चा जनजाति के यहां जाएं, वहां पर वह कार्य हो तो उनके अनुसार वो सही होगा, आपके अनुसार गलत हो जाएगा। तो इस तरह यह टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वो उसको सही ठहराएंगे, आप उसको गलत कहेंगे। तो समाज सापेक्ष होती है। तो वहीं समाज के कई नियम जो होते हैं नैतिकता के विरुद्ध भी होते हैं तथा ये कुरीतियों के रूप में मौजूद होते हैं। ऐसे नियम नैतिकता के निर्धारक नहीं हो सकते हैं, जैसे अंधविश्वास, छुआछूत, सती प्रथा, खाप पंचायत। ये सभी चूंकि समाज स्वीकृत रहे हैं, लेकिन फिर भी यह नैतिकता के विरुद्ध हैं, मानवीयता के विरुद्ध हैं। तो इसलिए इनको नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता है। अब धार्मिक नियम भी दोस्तों इसी तरह नैतिकता के निर्धारक कैसे हैं? धार्मिक व्यक्ति अपने अपने धर्मों द्वारा निर्धारित मापदंडों पर चलने का प्रयत्न करते हैं। जो धर्म कहता है उसी अनुसार, धर्मानुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। पुण्य कर्मों द्वारा ईश्वर की कृपा या मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तथा पाप कर्मों को करने से ईश्वर का दंड का पात्र बनने का जो भय होता है, या फिर नरक में जाने का, जहन्नुम में जाने का जो भय होता है, यही जो है जो मापदंड होते हैं मनुष्य को अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और गलत कार्य करने के लिए रोकते हैं या हतोत्साहित करते हैं।
तो इस प्रकार धार्मिक नियम भी नैतिकता के निर्धारक होते हैं। किंतु धर्म के नाम पर कुरीतियां भी होती हैं दोस्तों, अंधविश्वास होते हैं। वो नैतिकता के निर्धारक कैसे हो सकते हैं? वो तो पूर्णतः अनैतिक होते हैं, तो उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। जैसे नरबली, मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित, 3 तलाक प्रथा, हलाला प्रथा आदि कई ऐसी धार्मिक कुप्रथाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं। इनको नैतिकता का निर्धारक नहीं माना जा सकता, ये उचित नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था नैतिकता के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत नियम व कानून। बाकी जो बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।